ओके गाइस, अब जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है इंग्लिश, जिन्होंने लैंग्वेज टू इंग्लिश ली थी। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो हैं वो 121 टू 150 हैं। ये भी लेवल 1 का ही पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट इट। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो 121 टू 128। बट द लॉइन वेंट इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन जो लॉइन है वो फॉरेस्ट में वापस चला गया। फाउंड हिज ओन सपर एंड नो वन एवर नो व्हाट इट वाज, फॉर ही डिडंट मेंशन इट। एंड द स्केयर क्रो फाउंड अ ट्री, जो स्केयर क्रो है उसको एक ट्री मिला फुल ऑफ नट्स एंड फिल डोरोथीज बास्केट विद ऑफ देम। उसने क्या किया, स्केयर क्रो ने जो डोरोथी की बास्केट थी उसको पूरा भर दिया नट से, सो दैट शी वुडंट बी हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे क्या होगा कि वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए भूखी नहीं रहेगी। शी थॉट दिस वॉज वेरी काइंड, उसने सोचा ये बहुत काइंड नेचर नहीं होता, एंड थॉटफुल, किसी के बारे में जब आप सोचते हो, ऑफ द स्केयर क्रो। बट शी लाफ्ड हार्टली, लेकिन वो बहुत दिल से हंसी। एट द ऑकवर्ड वे, बहुत ही गंदे तरीके पर, इन विच द पुअर क्रीचर पिक्ड अप द नट्स, जिसमें वो जो पुअर क्रीचर था यानी कि स्केयर क्रो, उसने क्या किया था, नट्स को कलेक्ट किया था। हिज पैडेड हैंड्स वर सो क्लमजी, उसके जो हाथ थे, गद्देदार जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। क्लमसी मीन्स गंदे, बहुत मेस्ड अप नहीं होते। एंड द नट्स सो स्मेल, और जो नट्स है वो स्मेलिंग थी। दैट ही ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट एज मैनी एज ही पुट इन द बास्केट, उसने आधे से ज़्यादा गिरा दी जितनी वो बास्केट में डाल रहा था। बट द स्केयर क्रू डिडंट माइंड, लेकिन स्केयर क्रू ने कुछ भी माइंड नहीं किया। हाउ लॉन्ग इट टुक हिम टू फिल द बास्केट, जबकि बास्केट को भरने में उसको बहुत टाइम लगा था। फॉर इट इनेबल्ड हिम टू कीप अवे फ्रॉम द फायर, जिसके लिए वो उसको अपने आप को आग से दूर रख सकता था। एज ही फियर्ड स्पार्क, वो आग से डरता था। माइट गेट इन टू हिज स्ट्रॉ एंड बर्न हिम अप, सो ही केप्ट अ गुड डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फ्लेम्स। उसने क्या किया, एक अच्छी डिस्टेंस रखी फ्लेम से। एंड ओनली केम नियर टू कवर डोरोथी, वो सिर्फ डोरोथी को कवर करने के लिए आया सूखी पत्तियों के साथ। व्हेन शी ले डाउन टू स्लीप, जब वो सो गई थी। शी केप्ट हर स्नग एंड वार्म, उसने एंड शी स्लेप्ट साउंडली बाय अंटिल मॉर्निंग। इससे क्या हुआ, वो बहुत आराम से चैन की नींद सोई सुबह तक। When it was daylight, जब वो दिन की लाइट थी, द गर्ल बाथ, लड़की नहाई, हर फेस इन a little rippling brook, and soon after they all started toward the Emerald City. This was to be a wonderful day for the travelers. ये एक बहुत अच्छा दिन था ट्रेवलर्स के लिए। They had hardly been walking an hour when they saw before them a ditch that lay across the road and divided the forest as far as they could see on the either side. तो क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग। द स्केयर क्रो गैदर नट्स एज द ट्री वॉज फुल ऑफ देम, बिल्कुल सही बात है। जो स्केयर क्रो है उसने नट्स को कलेक्ट किया था। द ट्री वॉज फुल ऑफ देम। ही फियर्ड फॉर हिज लाइफ सो ही गॉट बिजी इन गैदरिंग नट्स, वो अपनी ज़िंदगी के लिए डरा हुआ था, इसलिए उसने नट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको फ्लेम से डर लगता था। तो यहाँ पे ए भी सही है और बी भी सही है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डोरोथी वॉज obliged to the scarecrow. The scarecrow vanquished his hunger with nuts. He gathered so many nuts, that no one would remain hungry. इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। डोरोथी वॉज obliged to the scarecrow, ये बिल्कुल सही बात है कि जो डोरोथी थी वो स्केयरक्रो के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी। उसको अच्छा लग रहा था जैसे उसने उसकी बास्केट फिल की थी। द स्केयरक्रो वैंक्विश्ड हिज हंगर विद नट्स, नहीं, जो स्केयरक्रो था उसने अपनी भूख जो है वो नट्स के साथ शांत की थी, नहीं। ही गैदर्ड सो मैनी नट्स दैट नो वन वुड रिमेन हंग्री, नहीं, उसने इसलिए नट्स को इकट्ठा नहीं किया था जिससे कि वो लोगों की भूख शांत कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बी एंड सी आर रॉन्ग बट ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 122। नेक्स्ट है, नो वन एवर न्यू वॉट इट वॉज, कोई भी नहीं जानता था कि वो क्या था। द अंडरलाइन लाइन इज ए या एन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज नाउन क्लोज। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 123। कोई भी नहीं जानता था कि वो क्या था, तो जो वॉट इट वॉज है वो कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज। नेक्स्ट है 124। शी वुडंट बी हंग्री, द अंडरलाइन वर्ड, जो नोट है वो कौन सा वर्ड है, प्रिपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। इसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्ब।
एडवर्ब मीन्स जो क्रिया की विशेषता बताए, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। शी वुडंट बी हंग्री, अब वो भूखी नहीं रहेगी, ठीक है। तो रहेगी क्या है, क्रिया, उसके पहले लगा है तो दिस वुड बी डिफाइंड एज एडवर्ब। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। Scarecrow was afraid that the lion might kill him. Lion couldn't eat the nuts gathered by the Scarecrow. He decided to hunt his prey. Dorothy felt amused at the way Scarecrow gathered the nuts. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है, इज नॉट ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नीचे से देखते हैं, डोरोथी फेल्ट अम्यूज्ड एट द वे स्केयरक्रो गैदर्ड द नट्स, बिल्कुल सही बात है। जो डोरोथी थी, अम्यूज्ड मतलब किसी को आश्चर्यचकित रूप से देखते रहना, मतलब अचंभित हो जाना। आप किसी को नहीं अप्रिशिएट करते हैं कि स्केयरक्रो ने जो नट्स इकट्ठी की थी। ही डिसाइडेड टू हंट हिज प्रे, बिल्कुल सही बात है, उसने डिसाइड किया था। प्रे मीन्स अपना जो खाना होता है, भूख, उसको खोजने के लिए। लाइन कुडंट ईट द नट्स गैदर्ड बाय द स्केयरक्रो, जो शेर है वो नट्स को नहीं खा सका जो स्केयरक्रो ने इकट्ठी की थी, ठीक है। फर्स्ट है, स्केयरक्रो वॉज अफ्रेड दैट द लायन माइट किल हिम, नहीं, ये कहीं नहीं पैसेज में मेंशन्ड है कि स्केयरक्रो जो है वो डरा हुआ था कि जो शेर है वो उसको मार सकता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। उसने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये तीनों सही है, लेकिन 1 जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, दे केप्ट हर स्नब। द अंडरलाइंड वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज डिजी, मेसी, कोजी और सॉर्डेड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कोजी, ठीक है, ये सिमिलर वर्ड है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। स्केयरक्रो इज नॉट केयरिंग, ही शेल्ड द नट्स फॉर डोरोथी, ही नोज दैट द नट्स आर गुड फॉर डोरोथी, नट्स मोस्टली ग्रोज ऑन बुशेस। इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कि वह जानता है कि जो नट्स है वो डोरोथी के लिए अच्छी हैं, ठीक है। स्केयरक्रो इज नॉट केयरिंग, नहीं, केयरिंग है। ही शेल्ड द नट्स फॉर डोरोथी, नहीं। मोस्टली नट्स मोस्टली ग्रोन बुशेस, नहीं, वो जानता है कि जो नट्स हैं वो डोरोथी के लिए सही हैं, मतलब यूजफुल हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द स्केयरक्रो वॉज काइंड हार्टेड एज ही फिल्ड द बास्केट विद नट्स, ही हेल्ड डोरोथी टू कीप वार्म एट नाइट, ही केप्ट द लॉइन अवे फ्रॉम द डोरोथी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये सही नहीं है क्योंकि उसने शेर को दूर नहीं रखा था डोरोथी से। जो स्केयरक्रो है वो बहुत काइंड हार्टेड था, जैसे कि उसने नट से बास्केट को फिल किया था। उसने डोरोथी की हेल्प की थी रात में, टू कीप वार्म एट नाइट, क्योंकि उसने आग जलाई थी ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यूजुअली द फर्स्ट क्वेश्चन 1 आस्क अ न्यूबी ब्राइडर इज, what do you think is the most important physical requisite to be a bidder? Your eyes, your ears, your nose and any other. Most often the answer is eyes, but several do home into what is the most important faculty, at least according to me, your ears. Spotting birds in a foliage is hard enough, but if you hear them, you know they are there. But early the other morning, I realized it went much beyond that. The first word call I heard as I felt the house for my walk was the madcap ringing laugh of black-rumped flameback, earlier known as the golden-backed woodpecker. It was a wild, exultant laugh and set the tone mood for the entire day. And then I realized that every word call evokes a different reaction, memory and emotion in the listener. Indian Maynas, for example, invariably remind me of people in Delhi, always ready to argue and pick a fight, belligerent and in your face. Yet they taught me not to make sweeping generalizations, because when a pair perch on the window, still in the afternoons, they have meaningful civilized conversation with each other. There is inquiry, humor and affection in their voices. अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Why should a bidder have sharp ears? One can easily distinguish their mating calls. The birds greet each other with their morning calls. One can easily locate them from their chirping. Their shrill shrieking can tell when they are in danger. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो बर्ड होते हैं उनके कान जो होते हैं वो इतने शार्प क्यों होते हैं, कि जिससे कि वो इजीली चिर्पिंग जो होती है उससे इनको लोकेट कर सकें, ठीक है।
नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिफरेंट चिर्पिंग्स ऑफ बर्ड्स इवोक डिफरेंट इमोशंस इन ए बर्डर। अलग अलग टाइप की जो चिर्पिंग होती है बर्ड्स की वो इवोक करती है अलग अलग इमोशंस को बर्डर में। समटाइम्स बर्ड्स मेक दियर नेस्ट हिडन फ्रॉम पब्लिक व्यू, कभी कभी जो बर्ड्स होते हैं वो अपने जो नेस्ट होते हैं उनको छुपा हुआ बनाते हैं पब्लिक व्यू से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज A is right, B is wrong, B is right, A is wrong, both A and B are right, both A and B are wrong. So the correct option is option number 3. कभी कभी जो चिर्पिंग होती है बर्ड्स की बहुत अलग अलग होती है, वो अलग अलग जो इमोशंस हैं उनको क्या करती है, जगाती है इन अ बर्डर। समटाइम्स बर्ड्स मेक दियर नेस्ट हिडन फ्रॉम द पब्लिक व्यू, बिल्कुल सही बात है। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द राइटर अप्रूव्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ डेली पीपल, Indian mynas are generally known for their noisy quarrel, a myna couple can also be found enjoying themselves। ठीक है, इसमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसके गलत हैं। A and B are right but C is wrong, B and C are right but A is wrong, A and C are right but B is wrong, A and B are wrong but C is right। इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 कि जो B और C है वो तो सही है लेकिन A जो है वो गलत है। ठीक है, द राइटर अप्रूव्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ डेली पीपल, ऐसा कहीं नहीं है। इंडियन माइनर्स जो होते हैं वो जनरली उनके नोइजी मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से जब आप लड़ते हैं तो वो किसका फीचर है, इंडियन माइनर्स का। एक माइना कपल जो होता है वो इन्जॉय भी करता है, ठीक है, वो अपने आप में इन्जॉय भी करता है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इज़ अ बर्डर, वन हु कैचेज द बर्ड्स, वन हु वॉचेज द बर्ड्स, वन हु रियर्स द बर्ड्स एंड वन हु हंट्स द बर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एक ऐसा बंदा जो बर्ड्स को देखता है उसे हम बोलते हैं बर्डर। ठीक है, जो पक्षियों को देखता है उसे हम क्या बोलते हैं, बर्डर। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इट वॉज ए वाइल्ड एक्सल्टेंट लाफ। ठीक है, ये बहुत जंगली बहुत तेज तरीके से जब आप हंसते हैं ना दैट इज कॉल्ड योर वाइल्ड एक्सल्टेंट लाफ। द अंडरलाइन वर्ड इज एन, एक्सल्टेंट जो होता है वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों है एडजेक्टिव, लाफ मीन्स हंसना, और वो कैसा हंस रहा है, एक्सल्टेंट मतलब दिल खोल के जब बहुत तेज आप हंसते हैं तो ये हंसने की विशेषता बता रहा है। सो दिस इज द एडजेक्टिव करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134, belligerent in your face, the underlined word nearly means the same as hostile, noisy, musical and different। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 hostile। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट बर्ड कॉल आई हर्ड एज आई लेफ्ट द हाउस, जैसे ही मैंने घर छोड़ा तो पहले पक्षी की आवाज़ जो मैंने सुनी। द अंडरलाइन इज एन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर एडवर्ब। ठीक है, एज आई लेफ्ट द हाउस यहाँ से शुरू है सो दिस विल बी एडवर्ब। ठीक है, असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसेसेस एट द फाउंडेशन स्टेज शुड बी डिजाइंड इन ए वे। जो असेसमेंट टूल्स होते हैं यानी कि आकलन के लिए जो आप टूल यूज़ करते हैं और प्रोसेस जो होती है फाउंडेशन स्टेज पर, दैट शुड बी डिज़ाइन इन ए वे दैट explicit test and examinations become appropriate for learners. They become a natural extension of the child's learning experience. Learner's progress is described and analyzed with that of the overall class performance. A teacher may use common single method to assess the achievement of all the learners। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्यों, जो असेसमेंट टूल होता है और जो प्रोसेस होती है, असेसमेंट टूल और असेसमेंट प्रोसेस जो होती है फाउंडेशन स्टेज पर, वो किस फॉर्म में डिज़ाइन करनी चाहिए कि वो एक नेचुरल एक्सटेंशन हो बच्चे की जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसके लिए। ठीक है, जो बच्चा छोटा होता है फाउंडेशन स्टेज पर तो उसका जो अधिगम एक्सपीरियंस है उसके लिए वो एक प्राकृतिक वातावरण जो है उसको तैयार करे। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है और जो भाषा होती है is related to the principle of linking stimulus response and a process of imitation, is that an individual is born with a tool of master the language, development bear no relationship, is closely related to the culture and the community in which the children live। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास और जो भाषा होती है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है उसके कल्चर से,
और उस कम्युनिटी से जिससे वो बच्चा आता है। नेक्स्ट है 138, वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज। द्वितीय भाषा जो होती है उसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका, यानी कि टारगेट लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बीइंग इन अ क्लासरूम वेयर यू कैन फोकस ऑन द ग्रामर एंड रिसीव हेल्प फ्रॉम अ टीचर, by constant contact with native speakers in their own society, by repeating and practicing the dialogues as done in the audiolingual method, by joining a speaking course for the target language। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज याद रखनी है, ठीक है, या फिर समझनी है या याद करनी है, तो इसका नेचुरल तरीका होता है कि आप जितने भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, नेटिव स्पीकर्स मतलब जो उस जगह के लोकल मेंबर्स होते हैं, जो भी वो लैंग्वेज बोल रहे हैं अपनी सोसाइटी में, उनके क्या कीजिए, कांटेक्ट में आइए, तो वो नेचुरल अधिगम होता है। अगर आप क्लासरूम में ग्रामर पर फोकस करेंगे और टीचर से हेल्प लेंगे तो वो तरीका सही नहीं है। बाय रिपीटिंग नहीं, बाय ज्वाइनिंग ए स्पीकिंग कोर्स नहीं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस। जो भाषा अधिगम होता है वो बहुत गहन प्रक्रिया है। दैट बिगिंस एट बर्थ, जो कि बर्थ पे शुरू होती है एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, और पूरी लाइफ चलती है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट? आई एग्री, आई डिसएग्री, आई पार्शियली एग्री, आई पार्शियली डिसएग्री। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। ठीक है, जो भाषा अधिगम होता है वो एक इंटेंसिव प्रोसेस है जो बर्थ पे शुरू होती है और पूरी ज़िंदगी चलती है। भाषा अधिगम जो होता है वो आप किसी भी स्टेज पे सीख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अलोंग विद द प्रिंट बुक्स एंड ऑडियो बुक्स द बुक्स दैट एंगेज द टेक्टाइल एबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्लासरूम, बिकॉज जो प्रिंट बुक्स होती हैं और जो ऑडियो बुक्स होती हैं उनके साथ साथ जो बुक जो बच्चों को मतलब इंगेज करके रख सके वो भी क्लासरूम का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इट ब्रिंग्स वेराइटी टू द क्लास एंड चिल्ड्रन लव वेराइटी। इट गिव्स ऑटोनॉमी टू टीचर्स टू यूज डिफरेंट बुक्स फॉर असेसमेंट। इट मेक्स बुक्स मोर असेसिबल टू द डाइवर्स लर्नर्स। दीज बुक्स विल नॉट ओवरली वर्डन अ टीचर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑब्वियसली कि जो प्रिंट बुक्स होती हैं, जो लिखा नहीं रहता है ए अनार, ए फॉर एप्पल, ये प्रिंट बुक्स होती हैं। ऑडियो बुक्स, जो ऑडियो बुक्स होती हैं जिनको आप हेडफोन लगा के सुनते हैं, उन बुक के साथ जो है यंग बच्चों के लिए कुछ अलग ऐसी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए जो बच्चों को इंगेज करके रख सके। वो भी क्लासरूम का एक पार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वैरायटी लाती हैं क्लास में, और चिल्ड्रन को बच्चे वैरायटी पसंद है नहीं। ऑटोनॉमी होती है टीचर्स के लिए डिफरेंट बुक्स असेसमेंट के लिए यूज़ करने से नहीं। ऐसा नहीं है कि वो टीचर्स को असेसमेंट के लिए हेल्प करेगी। ये क्या करेगा, बुक्स को बहुत ज़्यादा असेसिबल बना देगा, मतलब आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, डाइवर्स लर्नर मतलब अलग अलग कम्युनिटी के जो बच्चे होते हैं, यानी कि अलग अलग कल्चर के जो बच्चे होते हैं, उसमें वो हेल्प करेगा। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to read the story quickly and then put the 4 pictures in order. The purpose of this activity is to, एक टीचर ने बच्चे से कहा क्लास 5th के कि एक स्टोरी को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ो, और तब उसने 4 पिक्चर जो हैं एक ऑर्डर में रखी, 1 पिक्चर, 2 पिक्चर, 3 पिक्चर और 4 पिक्चर। इसका पर्पस क्या है? अरेंज द पिक्चर कार्ड, गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द जिस्ट, गिव देम प्रैक्टिस इन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, रिवाइज द न्यू एंड डिफिकल्ट वोकेबलरी ऑफ द स्टोरी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द जिस्ट। वो क्या करती है, उनको पढ़ने के लिए, जिस्ट मतलब एक पर्टिकुलर जो सारांश होता है वो पढ़ने के लिए बच्चों को वो प्रैक्टिस करवाती है। ठीक है, जैसे आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी स्टोरी क्या, तो हम जल्दी जल्दी उसको एक जिस्ट मतलब उसका सारांश निकाल के बता देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो उनको प्रैक्टिस करवाती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। दिस रीडिंग हैज सर्टेन लर्निंग एम्स एंड टास्क। लर्नर्स आर सपोज टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल विद कंसंट्रेशन एंड ड्यू केयर। इट इज़ कॉल्ड, जब रीडिंग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ हो और बहुत ज़्यादा केयर के साथ हो, ठीक है, और टेक्स्ट को जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो ऐसी रीडिंग को बोला जाता है इंटेंसिव रीडिंग। इसी को ही हम बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को बहुत गहराई में पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। प्लेजर रीडिंग जो होती है वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है।
जो आप अपने मनोरंजन के लिए सिर्फ पढ़ते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेज दैट द टीचर प्रोवाइड्स। दे मेमोराइज सेट फ्रेजेस एंड रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रॉम देयर टीचर व्हेन दे परफॉर्म द ड्रिल्स करेक्टली। द टीचर इज यूजिंग द, इसमें बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो पैटर्न्स को याद करते हैं, किसके, भाषा के। कैसे याद करते हैं, रिपीट करने से जो सेंटेंस उनको टीचर प्रोवाइड करती है वो उनको मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है। और रिसीव, उनको एक पॉजिटिव प्रबलन मिलता है, मतलब एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है अपने टीचर से जब वो इस ड्रिल को करेक्टली, ड्रिल मतलब अभ्यास, जो टीचर है वो क्या यूज़ कर रहा है, ऑडियो लिंगुअल मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कम्युनिकेटिव अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मतलब बोलना, सुनना और बोलना, ठीक है। पहले आप बच्चों ने सुना और फिर बच्चों ने बोला, तो ये क्या है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है लर्नर्स आर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स एंड वोकेबलरी। जो लर्नर है वो याद कर रहे हैं ग्रामर रूल्स को, वोकेबलरी को। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन देयर मदर टंग, और मैक्सिमम जो काम है वो उनकी मदर टंग में किया जा रहा है। विच मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय द टीचर इनटू दिस लैंग्वेज क्लास, डायरेक्ट, कम्युनिकेटिव, नेचुरल और ग्रामर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जीटी मेथड। जो जीटी मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, ग्रामर पर फोकस करते हैं, लेकिन मदर टंग जो होती है उसको यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। वर्ड बाय वर्ड आप बच्चों को चीज़ें ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है इसमें, वर्ड, ठीक है। इसमें बच्चा जो होता है वो पैसिव होता है और टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है। इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि आप बोलते कितना अच्छा हो, ठीक है, सॉरी, रीडिंग पर और राइटिंग पर। और मेनली इसमें फोकस होता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145, इफ चिल्ड्रन हियर 2 लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड देम। अगर बच्चा 2 लैंग्वेज सुनता है, ठीक है, जो उसके चारों तरफ बोली जाती है, दिस एक्सपोजर विल पुट द चिल्ड्रन इन ए डिसएडवांटेज, नहीं, पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द चिल्ड्रन, कंफ्यूज द चिल्ड्रन एंड हिंडरिंग अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर किसी भी क्लास में मान लीजिए हिंदी भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है, तो बच्चा क्या करेगा, दोनों स्किल्स को डेवलप करेगा। वो हिंदी भी बोलना सीखेगा, वो इंग्लिश भी बोलना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि वो डिसएडवांटेज हो जाएगा, वो उसमें अवरोध पैदा करेगा, नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, अ बिग चैलेंज इन लर्निंग। अधिगम में जो सबसे बड़ा चैलेंज है टू रीड, पढ़ने के लिए, इज फाइंडिंग मोटिवेशन एंड गुड चिल्ड्रंस लिटरेचर। टू ओवरकम दिस चैलेंज, जो अधिगम होता है उसमें सबसे मेन चैलेंज होता है मोटिवेशन, ठीक है, और जो गुड बच्चों का एक अच्छा खासा लिटरेचर है वो। तो इस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए टीचर शुड मोटिवेट देम टू रीड अ बुक एवरी डे एज होमवर्क, encourage the parents to establish a small library at home, provide easily accessible children's literature to motivate and generate interest in reading. School authorities must take learners to book fairs to generate motivation and interest in reading books. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों को एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कीजिए आप, ठीक है, बच्चों का जो लिटरेचर है, ठीक है, उसको एक मतलब बहुत ईजी असेसिबल जो होता है ना चीज़ें, जिससे वो मोटिवेट हों और पढ़ने में अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर सकें, ठीक है। मतलब बच्चों को बहुत इजी लिटरेचर बुक दूँ, ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई लिटरेचर बुक दे दी कि उनके समझ में ही नहीं आ रहा, वोकैब उनको क्लियर ही नहीं है। उनको ऐसी वोकैब बुक दो जो वो पढ़ने में इंटरेस्टेड भी हों और वो उस चीज़ को ईजिली ग्रैब कर सकें। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, to assess reading skills at primary level, a language teacher should importantly focus on। अगर जो पढ़ने की स्किल्स होती हैं उसको आपको इम्प्रूव करना है प्राइमरी लेवल पर, तो एक लैंग्वेज टीचर जो होता है उसको किस पे फोकस करना चाहिए, आइडेंटिफाई द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क, रीडिंग एट प्रॉपर स्पीड, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। इसका क्लियर कट आंसर है कि जब बच्चा समझ के बोलता है, अगर आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे तो बच्चे की जो रीडिंग स्किल है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। लेट्स सपोज आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर पाएंगे नहीं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 148, अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज़ वन ड्यूरिंग विच। जो बोलने की एक्टिविटी होती है वो सबसे अच्छी कब होती है, जब टीचर एक्सप्लेन्स मोर,
learner listen more, learner talk more, participation by out of spoken students is maximum। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जब बच्चा जो होता है वो ज़्यादा बात करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गुड स्पीकिंग एक्टिविटी। स्पीकिंग मीन्स बोलना, तो अच्छी बोलने की एक्टिविटी कब मानी जाएगी? जब टीचर समझा रहा है तो उसमें तो बच्चा पैसिव है, लर्नर सुन रहा है इसमें भी बच्चा पैसिव है, आउट स्पोकन स्टूडेंट नहीं। जो बच्चे ऑलरेडी ज़्यादा बोलते हैं अगर वही बोल रहे हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। 149 एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन, जो पार्ट कोई भी चैप्टर है उसकी बिगनिंग में अ टीचर डिवाइडेड द क्लास, टीचर ने क्या किया? क्लास को डिवाइड किया, किस में? ग्रुप्स में, और उनसे कहा टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल, एक कोई भी इंटरेस्टिंग जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है उस पर बात करने के लिए, दैट दे हैड जस्ट रीड, जो उन्होंने अभी अभी पढ़ा है। दिस टाइप ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटीज़ फॉर एनहेंसिंग ओरल फ्लुएंसी, कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस, गाइडेड ओरल प्रैक्टिस और एक्टिव लिसनिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस। मान लीजिए अभी रिसेंटली आपको ये एक आर्टिकल पढ़े हैं, ठीक है, अगर टीचर आपको बोले कि जो आर्टिकल आपने अभी अभी पढ़ा है उस पर आपको बोलना है, ठीक है, जो आप अभी अभी पढ़े हो उसमें आपको आपस में बात करनी है, तो उससे क्या होगा? आपकी बोलने की जो फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव होगी। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस नहीं, एक्टिव लिसनिंग इसमें सुन कर रहा है बच्चा, गाइडेड ओरल प्रैक्टिस नहीं, इसमें गाइड कौन कर रहा है। नेक्स्ट है होल लैंग्वेज अप्रोच। जो होल लैंग्वेज अप्रोच है वो क्या है? मीनिंग बेस्ड, ब्लेंड साउंड, स्किल बेस्ड, इन्वर्स साउंड सिंबल, रिलेशनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मीनिंग बेस्ड। कंप्लीट जो भाषा की अप्रोच होती है ना वो हमेशा मीनिंग पे बेस्ड होती है, ठीक है, कि किसी भी शब्द का अर्थ क्या है। अगर आपने इतना जो पेपर पढ़ा है इसका अगर आपको मीनिंग ही ना पता हो तो लैंग्वेज अप्रोच जो है वो वहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 150। आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। कोई भी डाउट हो डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।